Very good evening. Today I am going to start probability exercise 13.2 from question number 11 to 18. First 10 questions has been solved in previous video, and today this is the second video for 13.2, and I have explained thoroughly about the theory portion, so I am going to solve these questions directly. 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, अगर दो इवेंट्स या दो से अधिक इवेंट इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही इवेंट घटित होने पर दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में या बी के घटित होने पर ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, या ए के घटित होने पर बी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर कभी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो इनमें एक कंडीशन ये होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, क्योंकि चूंकि इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन यानी ए और बी के साथ होने की जो घटना है, ए और बी दो घटनाएं हैं जो एक ही सैंपल स्पेस से हैं, वो साथ में अगर घटित होती हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनका साथ में घटित होने का क्या होता है, रिजल्ट उन दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी प्रोबेबिलिटी घट जाती है, कम हो जाती है। ये तो खैर कोई बात नहीं हुई। अब आप देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है P A is equal to probability of A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.6। अब कह रहा P A and B। अब आप देखिए, जब भी कभी एंड होता है तो एंड की जगह हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। एंड मीन्स होता है इंटरसेक्शन, मीन्स साथ साथ, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर कभी ये साइन लगा हुआ ए नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट ए, यानी ए घटित नहीं हुआ। सिमिलरली बी भी ऐसे हो सकता है। बी भी हम कह सकते हैं बी ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ऐसे इसका भी हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए भी हो सकता है। और एक चीज है कि अगर दो घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी ना होने की कंडीशन जो होती है, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए इज नॉट अकर्ड एंड बी इज आल्सो नॉट अकर्ड, दोनों साथ नहीं हुए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ यूज करके पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये मैं थोड़ा सा बता इसलिए दे रहा हूं कि हमें जरूरत पड़ सकती है कभी। और अगर ये इंडिपेंडेंट हैं, देखिए अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो हम पी ए इंटू पी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये। अब आप देखिए, हमें पूछ क्या रहा, पी एंड ए, फर्स्ट क्वेश्चन, पी ए एंड बी। एंड की जगह हमने अभी आपको क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स अब देखिए टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी है। इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, पी
ए मल्टीप्लाई पी बी। क्यों? क्योंकि इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखना है? ए एंड बी। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमें अगर लिखेंगे तो पूरे नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पी ए इंटरसेक्शन पी बी मल्टीप्लाई पी बी, है ना, तो इसकी वैल्यू रख देंगे बस सीधे। तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल टू 6 3 जा 18, 0.18। ये हो गया अपना 0.18 हो गया। दूसरा देखते हैं, सेकंड केस। पी ए एंड नॉट बी। देखिए पी ए एंड नॉट बी, नॉट बी को क्या लिख सकते हैं? पी ए एंड की जगह हम इंटरसेक्शन, नॉट बी की जगह बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पी ए तो ऐसे रहेगा और पी बी कॉम्प्लीमेंट हम तो निकाला नहीं, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है। अब पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.3 इंटू 1 माइनस पी बी। पी बी हमारे पास क्या है? 0.6। तो हमारे पास क्या आएगा? 0.3 मल्टीप्लाई 1 में से 0.6 घट गया 0.4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 0.12। ये आंसर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड। चलिए थर्ड ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब देखिए और जब कहीं होता है तो हमने आपको बताया था यूनियन लगेगा। तो यहां पर पी ए और बी का मतलब पी ए यूनियन बी, ये होगा पी ए और बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। तो पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की वैल्यू है 0.6, है ना, और माइनस पी ए की वैल्यू क्या है? हमने अभी निकाला था 0.3 मल्टीप्लाई 0.6। तो अब हमारे पास आ गया 0.0639, और यहाँ 0 लिख सकते हैं, माइनस 0.3 3 6 18, तो 18 0.18। अब हमें 0.90 0.18, 10 में से 8 घटा 2, 8 में से घटा 7, है ना, 0। तो ये हो गया। अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लास्ट कंडीशन देखिए क्या कह रहा है? नाइदर पी ए नॉर पी बी। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब पी ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, पी नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए
नॉर बी। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी, देखिए ये यूनियन है, ठीक है, तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पर क्या लिखेंगे, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। 11th क्लास में आपने पढ़ा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है कहीं, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास है 0.18, 1.00.18, यहाँ 0, 8 में से 10 में से 2 8 माइनस हुआ 2, 9 में से 1 माइनस हुआ 8.0, 0.82, ये आंसर हो गया। I have solved this question, 11th question, and I just am going to 12th question. थोड़ा सा लॉजिक भी हमें लगाना पड़ता है। देखिए यहां पर अ डाइस इज टॉस थ्राइस, एक डाइस को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो एक उछाल में 6 रिजल्ट है, तो 3 उछाल में कितने होंगे, 6 की पावर 3 अर्थात 216। तो टोटल रिजल्ट्स हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 यानी 216। ये किस टाइप से हो सकता है, जैसे 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 3, और इसी तरह से 6 6 6, ये रिजल्ट हमारे पास टोटल आएंगे 216। तो पूरे तो हम लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हैं लेकिन फिर 1 घंटे भी लग सकते हैं ना। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, एटलीस्ट वंस, क्या ओड नंबर जो है कम से कम एक बार आए। अब आप देखिए अगर हम उछालते हैं तो 216 रिजल्ट में एक बार कम से कम आएगा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि ओड नंबर एक बार भी आ सकता है, यानी मतलब यहां पर ओड नंबर हो सकता है। देखो काइंड्स कितने हो सकते हैं इसमें, थोड़ा सा समझें कि 1 1 2, ऐसा भी एक ओड नंबर आ सकता है कि कम से कम एक ओड, सॉरी ये गलत है, कम से कम एक ओड नंबर आएगा, एटलीस्ट ओड नंबर, तो यानी 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 2 1, एक रिजल्ट ये है। इसी तरह से देखो एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे भी हो सकता है कि ओड नंबर है ना, अब यहां भी हो सकता है 1 2 2, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे बने, 200 बहुत सारे बनेंगे, तो ये हमें पता नहीं है कि कितने बनेंगे। तो हम थोड़ी सी टेक्निक इसमें यूज करते हैं कि हम ये मान लेते हैं, पहले तो हम ये मानते हैं a इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, ओड नंबर्स, a इज इक्वल टू ओड नंबर, odd numbers at least once, कम से कम एक बार होल नंबर आना चाहिए। तो बहुत सारे आएंगे पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले क्या है, नॉट गेटिंग ओड नंबर, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है, नॉट गेटिंग ओड नंबर। इसको हम लिख सकते हैं नॉट गेटिंग ओड नंबर मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। नॉट गेटिंग एन ओड नंबर, तो किस टाइप का आएगा, थोड़ा सा हम इसको देख लें पहले कि नॉट गेटिंग एन ओड नंबर तो किस टाइप का आएगा।
जैसे मान लो यहां आया 2 4 6, ऐसे आ सकता है। तो कितने आएंगे ये? तो इस टाइप से बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने मान लिया x y z, ठीक है। अब ये इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर, ओड नंबर एटलीस्ट वंस, नॉट गेटिंग ओड नंबर। तो ओड नंबर नहीं है तो एड इवन नंबर आएगा। तो अगर एक इवन नंबर आता है तो कितने रिजल्ट बन सकते हैं? तो देखिए 2 के लिए कितने हो जाएंगे? 2 के लिए क्या क्या आएगा? 2 के लिए कितने हो जाएंगे? यहां पर देखिए एक्स वाई जेड अगर हमने मान लिया नॉट गेटिंग ओड नंबर्स, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 4 6, यानी इस टाइप के नंबर क्या आने चाहिए? 2 4 6। ये इस टाइप के नंबर है, ये हमने इसको नॉट गेटिंग है ओड नंबर, तो इस टाइप के हमने मान लिया। लेट एक्स वाई जेड, है ना। तो अब एक्स वाई जेड अगर हमने मान लिया, ये क्या है? ओड नंबर नहीं है, तो इवन नंबर है। तो इस ऑर्डर में जब आएंगे इवन नंबर, तो यहां पर इवन नंबर आएगा, यहां भी इवन नंबर आएगा, यहां भी। तो इवन नंबर केवल एक डाइस में 2 4 6 होते हैं। तो x यानी इस स्थान के लिए भी 2 4 6 में से कोई ना कोई आएगा, इस स्थान के लिए भी 2 4 6 में से कोई ना कोई आएगा, और इसमें भी 2 4 6 कोई ना कोई आएगा। यानी ये 3 रिजल्ट हो गया, ए भी 3 आ गया, ए भी 3 आ गया। तो टोटल रिजल्ट कितने आ गए? इसको अगर हम देखें तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई 3 बाई टोटल रिजल्ट 216, ये हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 1 जा 3 7 जा 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 जा 3 1 जा 3 8 जा, यानी 1/8 आ गया ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओड नंबर एटलीस्ट वंस, ओड नंबर्स एटलीस्ट वंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी ए इक्वल टू, तो पी ए इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 माइनस पी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास देखिए ऐसे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलता। तो थोड़ी सी टेक्निक है, 1 माइनस 1/8 अर्थात 7/8, ये रिजल्ट आ गया। तो ये टेक्निक है, इससे हम सवाल कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर पिक्चर में देखिए ब्लैक और रेड बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls, ठीक है। यानी एक बॉक्स में कितने हैं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो रेड बॉल कौन सी है? 10 ब्लैक, तो ब्लैक तो ये है 1 ब्लैक 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 10 ब्लैक है, 9 10। ये हमने समझाने के लिए लिख दिया, बहुत सारी हैं तो हमने मान लिया इसमें 10 है। और रेड कितनी है इसमें? 8 रेड है। तो 8 रेड है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए रेड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी है ही नहीं, ये हम मान के चल लेते हैं।
पिक्चर में समझाने के लिए, बाकी तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि टोटल बॉल्स कितनी हो गई। देखिए टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स इक्वल टू 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो यानी 10 ब्लैक हैं और रेड 8 हैं, तो टोटल 18 हो गई। ऐसे पूछा गया बोथ बॉल्स आर रेड, तो ये जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल रेड हैं। यहां लिखा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब निकाल लिया हमने और उसको रख दिया, तो यानी क्या हो गई ये इंडिपेंडेंट। तो ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट हो गया तो ये डिपेंडेंट नहीं हुई, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे हुआ, अगर मान लीजिए 18 बॉल हो गई टोटल मिला के, ब्लैक अगर हमें एक निकालेंगे तो 10/18 और रेड निकालेंगे तो 8/18, तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी 10/18 8/18, इसकी प्रोबेबिलिटी सब बॉल की 10 बॉल की जितने भी बॉल हैं 10, हर बॉल की 1/18 आएगा, 10/18, और इसका 8/18 सबका आएगा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। अब आप देखिए बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स और रेड। अब आप ये देखिए कि पहली बॉल भी रेड है, यानी रेड कितनी है 8, तो 8 टोटल 18 हो गई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। और दूसरी बॉल भी चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या हो जाएगा 8/18 हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मिला के 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा, यानी 16/81, ये हो गया पहली कंडीशन। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, यानी यूं समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सॉरी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक and second is red। क्या मतलब हुआ इसका, फर्स्ट बॉल ब्लैक है तो ब्लैक यानी 10/18, और एक मिनट, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड, तो ये सेकेंड बॉल रेड यानी 8/18। बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा 9 5 4 जा 20/81, ये हो गया। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो फर्स्ट ब्लैक है तो 10/18 हो गया, और सेकंड क्या है रेड है तो 8/18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड भी देख लेते हैं, थर्ड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। देखिए वन ऑफ देम इज ब्लैक
and other is red इज इक्वल टू, देखो इसको क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड, है ना, एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक। ऐसा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक, ऐसे भी हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन इसकी हो सकती है। तो इसका मतलब फर्स्ट बॉल इज रेड, रेड कितने हमारे पास 8/18, दूसरा आएगा 10/18, फिर प्लस पहले रेड है ब्लैक बॉल, पहले हमने क्या लिया था रेड एंड ब्लैक, पहले इसमें फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, इसको यहां से काट के यहां लिख देंगे ब्लैक और यहां पर लेंगे रेड, गलती से लिख गया है। तो यहां लिखेंगे 10/18 मल्टीप्लाई 8/18। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या मतलब हुआ, ये दो बार हो गया एक तरीके से। तो 2 मल्टीप्लाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/18 मल्टीप्लाई 10/18, दो बार हो गया ना ये। तो 2 9 जा 2 5 जा 2 9 जा हो गया 8 5 जा 40/8 9 9 जा 81, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ी सी मतलब जो है ट्रिक जैसी कोई बात होती है कुछ सवालों में, क्योंकि वो सीधे दिखने में ऐसा नहीं लगता है। देखिए 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ए सॉल्व करता है या बी सॉल्व करता है, उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, ऐसा। तो ए की क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग पी ए, सॉल्विंग क्या है 1/2, और पी बी क्या है 1/3। इफ बोथ try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved। अब प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमें ये नहीं पता है कि किसने सॉल्व किया इसको, पहले वाले ने सॉल्व किया या सेकंड वाले ने सॉल्व किया या दोनों ने कुछ सॉल्व किया, तो ये पक्का नहीं है। हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लेकिन किसने सॉल्व किया ये फिक्स नहीं है, तो इसकी तरीका जो है थोड़ा सा बदलना पड़ता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम मान के चलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अब देखिए इसका कैसे तरीका होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। तो
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ए ने सॉल्व किया इंटरसेक्शन, ना तो बी ने सॉल्व किया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, अब चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी, सॉरी हाँ चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू दी हुई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या, 1/2 है ना, 1 माइनस 1/3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इसको इसमें से घटा दिया और 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 3 1/3 यानी 2/3, ये हो गया। प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसका उत्तर क्या आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट नहीं किया है। पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो क्या मान लिया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो टोटल प्रॉब्लम, तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी जो होती है उन सब के टोटल वैल्यू 1 होती है, क्योंकि सब जितनी वैल्यूज होती है वो 1 से कम होती है या इक्वल होती है, यानी फ्रैक्शनल प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व का मतलब हमने निकाला प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो देखो ये कंडीशन आ गई, ये आ गई प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो ये आ गई। अब देखिए 1 में से घटा दिया तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो डायरेक्ट आ गया ये। और सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लग रहा होगा, एक मिनट और भी कुछ पार्ट है। यस, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये कंडीशन अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one of them solve the problem, exactly one of them solves the problems। मतलब इसका क्या है, अगर एक ने सॉल्व किया तो दूसरे ने नहीं सॉल्व किया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए सॉल्व प्रॉब्लम, एंड बी नॉट सॉल्व, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, बी सॉल्व। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए ने सॉल्व किया लेकिन बी ने सॉल्व नहीं किया, प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया बी ने किया, ऐसे लिख सकते ना इसको, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब आप चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू 1 माइनस पी बी और प्लस 1 माइनस पी ए फिर पी बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है शायद, पी ए की वैल्यू 1/2 1/3, पी ए 1/2 और पी बी 1/3 यहां लिख लिया। पी ए की वैल्यू 1/2 इंटू 1 माइनस पी बी यानी 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2
इंटू पी बी यानी 1/3, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 2/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, ये हो गया। तो ये अब इसके बाद देखते कौन सा सवाल है। 15th क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। अब देखते हैं, यहां पर देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक गड्डी रखी हुई है आपके सामने, ये डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं इसमें, ये 52 कार्ड्स हैं इसमें। इन विच फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। कह रहा है कि किस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंट घटनाएं हो सकती हैं, यानी स्वतंत्र घटनाएं हो सकती हैं, किस कंडीशन में हो सकती हैं, तो ये हमें सीखना है। देखिए इसमें ये जो डायग्राम है इसमें दिख जाता है कि 13 क्लब्स हैं, 13 डायमंड्स हैं, 13 हर्ट्स हैं, 13 स्पेड्स हैं, तो यानी 52 कार्ड्स हो गए, जिसमें 12 फेस कार्ड्स हैं और जितने बचे हैं वो सब नंबर कार्ड्स हैं। तो ये डायग्राम इसलिए बना देते ताकि थोड़ा सा फील महसूस हो कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली जस्ट वी हैव टू फील बाय हार्ट, इजंट इट? ऑफ कोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के ई जो है, देखिए 52 कार्ड सैंपल स्पेस कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, यानी 52 आप समझ लीजिए। तो हमें ई द कार्ड ड्रॉन इज पेड, तो पी ई हमारे पास क्या हो जाएगा, तो द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं 13, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 13/52, कितना आया आंसर 1/4, ये कट गया। फिर पी एफ हमारे पास आया, पहली कंडीशन है ये, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, यानी इक्के हैं, मतलब एस मीन्स इक्का, तो कितने होते हैं इक्के, 4 होते हैं, ठीक है, तो यानी टोटल 4/52। देखिए इसमें हम कॉम्बिनेशन का भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे सवाल कठिन हो जाता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। 4 1 जा और 4 1 जा 4 3 जाती, यानी 1/13, ये हो गया। अब हमें इनका इंटरसेक्शन भी निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमें ये बताना है आपको, को सीधे लिखते हैं। देखिए 4 जो किंग एस हैं, इसमें 52 में जो 13 पत्ते थे कौन से थे, वो स्पेड मीन्स होता है काला पान, काले पान में 13 पत्ते थे, तो उसमें एक इक्का भी था, और जो 4 इक्के ही हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक इक्का कॉमन है, तो यानी दोनों में कॉमन क्या है, एक इक्का, तो यानी 1/52, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, नाउ पी ई इंटू पी एफ, तो देखिए पी ई इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/4 है, पी एफ हमारे पास क्या 1/13 है, कितना हो गया 1/52, ये किसके बराबर हो गया है, ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये है। सो ई, अब चूंकि देखिए इन दोनों, अगर कोई, देखिए अगर कभी इंडिपेंडेंट हमें प्रूव करना होता है तो हमने शायद लिखवाया है, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या प्रूव करना है, पी ई इंटू पी एफ, ऐसे ही करना है। सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका काम खत्म हो गया। सेकंड देखते हैं,
द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब आप लोग समझते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड देखिए, इसमें मैं आपको इसे रूबरू दिखा देता हूं, फेस टू फेस। देखिए ब्लैक कार्ड, देखिए यहां पर 13 ये हैं, 1 2 3 4 5 करके 13, इधर भी 13 यानी 26 हैं। तो यानी 26 जो है ब्लैक कार्ड है, यानी ई जो है ये 26 हैं। तो 26/52 यानी 1/2 हो गया। ठीक है। और कार्ड ड्रॉन इज किंग, एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज किंग। अ किंग, कोई भी किंग हो सकते हैं, 4 किंग होते हैं। तो 4 बाई कितना होगा, 52, तो यानी 1/13, यानी ये कट गया। अब हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ, हमें ये भी देखना है। देखिए इसमें 26 कार्ड है, इसमें देखिए इसमें जो ब्लैक 26 कार्ड है, इसमें देखिए यहां पर थोड़ा सा करते हैं। यहां पर देखिए एक किंग यहां पर है, देखिए ये किंग है यहां पर, ये आपको समझना चाहिए। ये एक किंग यहां पर है, ये है किंग, एक किंग ये है, और ब्लैक तो ये भी है, इसमें भी एक किंग है। तो यानी हमारे पास कितने हो गए, 2 किंग हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/52 आएगी, 2/52 यानी 1/2, 2 जा 2 6 जा, ये कट गया। अब आप देखिए, तो नाउ पी ई इंटू पी एफ, ध्यान से देखिए, पी हमारे पास क्या है 1/2, पी एफ क्या है 1/13 इक्वल टू 1/26। ये किसके बराबर हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर हो गया। सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, करेक्ट। थर्ड केस, थर्ड के लिए भी देख लेते हैं। द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, क्वीन और जैक। तो क्वीन और जैक का मतलब द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन, 4 किंग और 4 क्वीन होंगे, तो 8 हो जाएंगे, पी हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, तो 4 किंग एंड 4 क्वीन बाई 52, अर्थात 8/52, यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12। पी एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, 4 क्वीन एंड 4 जैक्स बाई 52। तो 4 क्वीन और 4 जैक में 8/52 हो गया ए बी, यानी 4 2 जा 4 1 जा 3 जा। ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए यहां पर क्वीन, ध्यान से देखिए यहां पर ये क्वीन है, यहां पर भी क्वीन, यहां पर भी क्वीन आ रही है, तो कॉमन क्या है, क्वीन है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 4 बाई, क्वीन तो 4 ही होंगे ना, 52, यानी 1/4 1 जा 3 जा। ठीक है।
अब हमें चेक करना है कि क्या ये हैं। तो देखिए, नाउ क्या लिखेंगे, पी ई इंटू पी एफ बराबर क्या होगा, पी ई इंटू पी एफ। पी ई 2/13 2/13 2/13 2/13 4/69 169 शायद 4/169 is not equal to 1/13 जो कि क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसके बराबर तो नहीं है। सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये जो है 16th क्वेश्चन है। इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20 रीड बोथ Hindi and English newspapers. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. If she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। हमें देखना है जो वर्ड हम यूज करेंगे। देखिए, हिंदी के लिए हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी रीडिंग स्टूडेंट्स H इज इक्वल टू 60% मीन 60/100, और इसको काटे उठेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 40% 40/100, और दोनों पढ़ने वाले यानी हिंदी और इंग्लिश बोथ पढ़ने वाले 20/100, तो कॉमन हो गए। देखो यहां पर लिखा है एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English. देखिए, neither हिंदी nor English, तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, neither हिंदी nor मीन्स इंटरसेक्शन नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसमें तो हम ये लगा सकते हैं ना, H यूनियन E यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये हो जाता है इससे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P, देखो इसको तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो इसको हम 1 में से घटा सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस इसका यूनियन का फार्मूला लगा देंगे हम, तो PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E इक्वल टू 1 माइनस PH की वैल्यू कितनी है, 60/100, PE की वैल्यू 40/100। कैलकुलेशन में सॉल्व सिंपल हो जाता है अगर हम इसको काटते पीटते नहीं तो फिर प्रॉब्लम आती है। और दोनों में कॉमन क्या है, 20/100। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम 60 40 100 में से 20 घट गए 80, तो 1 माइनस
80/100 हो जाएगा ये सीधे, नहीं तो अभी कटता। फिर इसमें एलसीएम लेंगे वो करके, तो 100 माइनस 80/100 आ जाएगा, फिर 20/100, फिर इसको काट दें तो क्या आएगा 1/5। ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब देखो इफ जहां पर कभी आ जाता है तो ये घटना जो है हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी वाला इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यानी पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है फिर इंग्लिश पढ़ा जाता है, तो इसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफ ये देखिए ये दोनों में इफ लगा है तो दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी पहले हिंदी पढ़ी जाती है फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ी जाती है, और यहां पर पहले इंग्लिश पढ़ी जाती है फिर हिंदी पढ़ी जाती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 13.1 में ये चीज आपने सीखा है कि अगर कभी एक घटना हो जाती है उसके बाद दूसरी घटना होती है तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या छोटा होकर के फार्मूला बन जाता है। अब आप देखिए कैसे, तो बी वाली कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड केस बी में हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इसका मतलब पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ी जाती है, तो जो पहले होती घटना उसको हम नीचे लिखेंगे और फिर इंग्लिश इसको ऐसे लिखेंगे। ये है मतलब, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग ऑफ इंग्लिश व्हेन हिंदी इज रेड, ऑलरेडी रेड, यानी पहले पढ़ी जा चुकी है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर जबकि हिंदी पढ़ी जा चुकी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एच बाई पी एच। ये 13.1 का फार्मूला है, तरीका भी वही है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन में तो आपको मालूम है 20/100 था, है ना, और पीएच में कितना है, पीएच में 60/100 है, तो ये हो गया 100 से 100 कट गया, 20/60, 21 जा 3 जा, तो यानी 1/3 इसका जो है कट के आ गया। अब आप चाहें यहां भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, इफ सी रीड्स इंग्लिश, तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ी गई तो इंग्लिश हम नीचे लिख देंगे, ये चीज जो है हमें यहां लिख देना है। सेकंड केस वहां दिखेगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इंग्लिश पढ़ी जाती तो इंग्लिश हमने नीचे लिख दिया, फिर बाद में हिंदी, पहले इंग्लिश पढ़ी गई फिर हिंदी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एच इंटरसेक्शन ई ई बाई पी ई, यानी 20/100 बाई पी ई कितना है 40/100, ये 100 कट गया, 21 जा 2 जा, तो यानी 1/2, ये आपका 1/2 भी आ गया। अब 17 और 18 बचा शायद। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर्स ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। देखिए पहले कंडीशन, वे देखिए टोटल रिजल्ट कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर्स ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस, अगर पेयर ऑफ डाइस तो 6 का स्क्वायर यानी 36 रिजल्ट है। अब जब पेयर ऑफ डाइस में ऑब्टेनिंग प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, देखिए इवन प्राइम नंबर यही हो सकता है, ये इवन भी है दोनों और ये इवन है और ये प्राइम भी है, इसके अलावा कोई इवन और प्राइम दोनों नहीं है, ये प्राइम भी है,
तो केवल एक ही रिजल्ट है हमारे पास, यानी 1/36। probability of obtaining an even prime number is equal to 1/36। तो यही हो गया, डी आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब 17 के बाद 18 देखते हैं। इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज परहैप्स। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, इंडिपेंडेंट कौन से हो सकते हैं? तो देखिए बी हम पहले देखते हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए फर्स्ट केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, फर्स्ट केस नहीं है। बी, तो देखिए बी में हमें देखना है, इसको हम सॉल्व करें जरा। बी में राइट साइड को सॉल्व करते हैं ना, राइट हैंड साइड को। तो 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 ये पी ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए कॉम्प्लीमेंट और इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। ये थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं, तो यही सही है। तो बी ही करेक्ट है, यही करेक्ट है, बी आंसर है जो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही सही होना चाहिए। बस हो गया जहां तक ख्याल है। ओके सर, thank you very much. I have completed all the remaining questions from 11 to 18 and the remaining previous questions are in the first video. Thank you very much. You are all requested subscribe, like and share. Thank you again.